नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि तेजस्वी यादव सिवान पहुंचे और सिवान पहुंचने के बाद उन्होंने ओसामा और हिना साहब दोनों से मुलाकात भी की। कहा यह जा रहा है कि ओसामा के समर्थकों ने जोरदार तरीके से तेजस्वी यादव का स्वागत भी किया। दरअसल 8वीं चरण की यात्रा है, तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पिछले कुछ सालों से शहाबुद्दीन का परिवार आरजेडी से दूरी बनाए हुए था। लोकसभा चुनाव में शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब अकेली चुनाव लड़ी थी, लेकिन अब दोनों ने, माता और पुत्र ने, पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। सवाल यह भी उठता है कि इन दिनों तेजस्वी यादव जिस तरीके से ओसामा का समर्थन चाह रहे हैं, उन्हें आगे ला रहे हैं, उपचुनाव में तेजस्वी यादव ने बेलागंज भी भेजा था। मतलब बहुत साफ है कि तेजस्वी यादव अब फिर से मुसलमानों को साधने का जोरदार प्रयास कर रहे हैं। इतना ही नहीं, खबर यह भी है कि तेजस्वी यादव वैशाली भी जाएंगे और वैशाली जाएंगे तो मुन्ना शुक्ला जो कि अभी जेल में हैं, क्या वो मुन्ना शुक्ला के परिवार के लोगों को चुनाव लड़ा सकते हैं? आगे की उनकी रणनीति क्या हो सकती है? क्योंकि तेजस्वी यादव एक बात बहुत जोरों से कह रहे हैं कि अब उनकी मंशा A to Z की पार्टी बनाने की है। तो क्या जो मुस्लिम वोट उनसे छिटक रहे हैं, उनको जोड़ने के लिए उन्हें ओसामा की जरूरत है, हिना साहब की जरूरत है? क्या मुन्ना शुक्ला को जोड़ करके वो भूमियारों का समर्थन चाहते हैं? तेजस्वी यादव आखिरकार करना क्या चाह रहे हैं, इस बात की चर्चा हम इस प्रोग्राम में करेंगे। क्योंकि हम आपको बता दें कि तेजस्वी यादव इस बात को भली भांति समझ चुके हैं कि एनडीए का गठबंधन जिस तरीके से मजबूत है, इसलिए उसको चुनौती देने के लिए एक मजबूत जातीय समीकरण बनाना पड़ेगा। एक तरफ वो मुकेश सहनी को साथ रखे हुए हैं, जी हां, ईबीसी का जो 36% वोट है उसमें जोरदार सेंधमारी का प्रयास है। दूसरी तरफ मुसलमान वोट इंटैक्ट रहे, इसका भी वो प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए उन्हें बड़े चेहरे की तलाश है। सवाल ये उठता है कि क्या उस बड़े चेहरे की तलाश को ओसामा पूरी कर पाएंगे? इस बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ मेहमान, जिनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जो मेहमान फिलहाल इस प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं, रामबंधु वत्स, मृत्युंजय शर्मा, डॉक्टर संजय कुमार, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रामबंधु वत्स जी आपके पास आना चाहूँगा। ये हिना साहब, ओसामा, लालू परिवार से दूरी बनाए हुए थे। अभी हम देख पा रहे हैं जब तेजस्वी यादव पहुंच रहे हैं तो अवध बिहारी चौधरी भी दिखाई पड़ रहे हैं। अवध बिहारी चौधरी का शहाबुद्दीन परिवार से 36 का आंकड़ा रहा है। तो क्या माना जाए कि तेजस्वी यादव को लग रहा है कि बिना ओसामा को साधे मुसलमान वोट साधा नहीं जा सकता है? हाँ जी, हाँ हाँ ओसामा और हिना साहब से पिछले कुछ महीनों से तेजस्वी यादव या राजद सुप्रीमो की नजदीकी बढ़ी है। ये मुस्लिम वोट साधने की भी है और शहाबुद्दीन साहब का या उनके परिवार का केवल सिवान के मुस्लिम वोट बैंक पे ही नहीं, जो सवर्ण वोट बैंक है उस पे भी अच्छा प्रभाव रहा है। सिवान में मुस्लिम के बाद यादव हैं और यादव के बाद सवर्ण वोट बैंक ही है, जैसे राजपूत और भूमिहार। तो अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे राजद सुप्रीमो पशुपति पारस के जरिए सूरजभान सिंह को साध रहे हैं और इधर के जो 6 विधानसभा सीट हैं, लखीसराय, मोकामा, नवादा, इन पे भी वो भूमिहार वोटों की लामबंदी करने का एक प्रयास कर रहे हैं। उसी तरीके से ओसामा का प्रयोग सिवान में भी होगा। जब शहाबुद्दीन साहब थे तो उनका प्रभाव सिवान में भी था और गोपालगंज में भी था। फिलहाल हिना साहब का जो प्रभाव है या ओसामा का प्रभाव है वो सिवान में है। सिवान में 8 विधानसभा सीट है, वहां पे मुस्लिम वोट बैंक पे भी उनका प्रभाव है और सवर्ण वोट बैंकों पे भी उनका प्रभाव है। आरजेडी का अपना बेस वोट बैंक मुस्लिम और यादव रहा ही है। ऐसे में अगर हिना साहब के आ जाने के बाद वहां पे आरजेडी की स्थिति बहुत ही बेहतर हो जाएगी। पहले से भी वहां महागठबंधन अच्छी स्थिति में थी।
8 विधानसभा में 6 विधानसभा महागठबंधन के ही खाते में थी। लेकिन अब और अच्छी एक स्थिति आ जाएगी और सवर्ण वोट बैंक को लामबंदी करने में फायदा होगा। अभी कुछ दिन पहले जदयू के बड़े ही वरिष्ठ मुस्लिम नेता जो पसमादा समाज के आते हैं, अली अनवर अंसारी, वो जदयू छोड़ करके कांग्रेस में चले गए थे। ये भी हालांकि अली अनवर अंसारी का अपना जनाधार हो या ना हो, लेकिन एक प्रतीकात्मक राजनीति तो है कि अगर कोई सत्तारूढ़ पार्टी को छोड़ता है, बिहार में कोई मुस्लिम नेता, वो आरजेडी के बजाय कांग्रेस में जा रहा है। तो ऐसे में भी वो ओसामा के जरिए एक अपनी जो मुस्लिम जमीन थी उसको और मजबूत करना चाह रहे हैं। अभी जो प्रशांत किशोर की जो राजनीतिक जमीन जो भी तैयार हुई, चाहे जैसे भी हो, उसका वोट बैंक चाहे पे जो भी प्रभाव पड़े, लेकिन उसमें मुस्लिमों की एक सक्रिय भागीदारी दिखी है, जो कि कई महीनों तक आरजेडी के लिए चिंता का विषय रहा है। हालांकि जब वो बाई इलेक्शन के चुनाव परिणाम के बाद मुसलमान लोगों ने पीके की लोकप्रियता मुसलमान समाज में थोड़ी कम हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं से मुस्लिम वोट बैंक छिटकने का एक अवसर था। तो उस सबको समेटने के लिए उसामा परिवार और हिना साहब आरजेडी के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकते हैं। अभी सिवान में आप देखेंगे कि सिवान में 8 विधानसभा सीटें हैं। वहां पे कुशवाहा समाज, सहनी समाज, जो अति पिछड़ा समाज है, वो भी एक अच्छा पैमाना पे है, लेकिन उनसे ज्यादा जनसंख्या वहां पे सवर्ण समाज की है। जब सवर्ण समाज भाजपा के जरिए एनडीए गठबंधन तक रहता था, इस बार ए टू जेड समीकरण का ही एक हिस्सा है आरजेडी का, वो सवर्ण वोट नहीं, बैंक में ठीक है, सेंधमारी करना चाहते ठीक हैं। है, बिल्कुल आप ये बात ठीक कह रहे हैं, क्योंकि शहाबुद्दीन के निधन के बाद लालू तेजस्वी ने परिवार से दूरी बना ली थी डॉक्टर संजय, लेकिन 3 साल बाद तेजस्वी यादव उनके घर पहुंचे, और घर पहुंचे तो जोरदार स्वागत हुआ, डिनर हुआ और ये बातचीत हुई कि किस तरीके से हम लोगों की दोस्ती पुरानी है, पारिवारिक दोस्ती रही है। इसको अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो क्या माने ओसामा रघुनाथपुर से लड़ेंगे, ये माना जाए, और हिना साहब भी चुनाव लड़ सकती हैं। फिर सवाल ये उठ रहा है अवध बिहारी चौधरी का क्या होगा, क्योंकि वहां पर अगर हम लोकल पॉलिटिक्स को देखें तो अवध बिहारी चौधरी भी आरजेडी में है और ओसामा और हिना साहब भी आरजेडी में हैं। इन दोनों के बीच अदावत पुरानी रही है, इन दोनों के बीच मामला ठीक रहा नहीं है। तो अब जो ये ओसामा और हिना साहब की एंट्री हुई और उसके बाद जिस तरीके से तेजस्वी यादव तवज्जो दे रहे हैं, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, किसी भी कीमत पर तेजस्वी चाहते हैं कि हमारा जो माई समीकरण है वो इंटैक्ट रहे, और उस माई समीकरण में सेंधमारी कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस ही कर रही है। जिस तरह से मुसलमानों का एक कहिए कि ओरिएंटेशन जिस तरह से हुआ है कांग्रेस के तरफ, इस बात को आरजेडी भी समझ रही है, और बाई इलेक्शन में तो साफ साफ दिखा। हालांकि बेलागंज में सिंबॉलिक ही से ही ले जाने की कोशिश इन्होंने किया ओसामा को, लेकिन बहुत कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। तो शहाबुद्दीन एक सिंबॉलिक होते थे और माना जाता था कि शहाबुद्दीन अगर सिवान में हमसे जुड़ गए तो फिर जो इस राज्य के मुसलमान हैं और खास करके जो सीमांचल के मुसलमान हैं उनको भी एक अच्छा मैसेज जाएगा। लेकिन जिस तरह से निधन के बाद शहाबुद्दीन का और तेजस्वी जी के परिवार ने दूरी बनाई, उसको लेकर के नाराजगी तो चरम पर थी। और हिना साहब क्या क्या बोली ये सबको पता है। जब निर्दलीय चुनाव लड़ रही थी लोकसभा में, वो क्या बोली थी? वो गजराज को खिला रही है, वो उनके पीछे वो नवरात्र में लड़कियों को खिला रही है खाना। उसके बाद फिर वो कह रही है कि सारे रंग हमारे हैं। जब भगवा रंग लिए हुए लोग उनके साथ खड़े दिखे तो लगा कि नहीं, वो फिर अब उस दूसरे दिशा की राजनीति में। और जब सवाल पूछा गया था आरजेडी को तो लेकर के उन्होंने कहा था कि छोड़ दीजिए अब उनकी बात, उन्होंने मेरे साथ क्या किया है। लेकिन फिर एक परिस्थिति बनी, लालू प्रसाद जी कैसे होटल के कमरे में जाकर के इस परिवार से मिलते हैं और इन लोगों को लाते हैं। तो एक मुस्लिम यादव का जो एक समीकरण है, उस समीकरण को साधने की कोशिश फिर से एक बार तेजस्वी कर रहे हैं। चूंकि मुस्लिम मतदाताओं में उदासीनता है,
ठीक है, बीजेपी के वजह से वो गोलबंद हो जाते हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रति उनकी ओरिएंटेशन, उनकी गोलबंदी कुछ ज्यादा ही दिखती है। इधर थोड़ा प्रशांत किशोर भी सेंधमारी कर ले रहे हैं, कह ही रहे हैं कि 40 उम्मीदवार हम विधानसभा में देंगे, जो 40 लोकसभा है। तो अगर मुसलमानों को लगेगा कि हमारे हिस्से में क्या आता है, लोकसभा चुनाव में कितने मुसलमानों को टिकट मिला सबको पता है, और टिकट भी मिला तो कहां से मिला, दरभंगा की जगह पर उनको मधुबनी से लड़ाया गया। इस बात को लेकर के भी कहीं ना कहीं से उनकी नाराजगी है। ये हिना साहब और ओसामा के बहाने तेजस्वी जी फिर से उस समीकरण को साधना चाहते हैं और उस जमीन को उर्वर बनाना चाहते हैं जहां पर इनकी नदी सूख गई है। चूंकि वो नाराजगी के बाद से मुस्लिम समाज उदासीन हो गया था, क्योंकि वो छपरा, गोपालगंज, सिवान का वो जो इलाका है, वो इलाका कई जगहों के राजनीति को प्रभावित करता है। तो जितने भी विधानसभा, केवल सिवान लोकसभा की बात नहीं है, वो सिवान लोकसभा से वो प्रभावित हो जाता है छपरा, वहां से प्रभावित हो जाता है महाराजगंज, वहां से प्रभावित हो जाता है ये गोपालगंज, तो कई जिले प्रभावित होते हैं, वैशाली तक प्रभावित हो जाता है। इसको लेकर के फिर से एक बार साधने की कोशिश की है। अब नहीं, देखते ठीक है, हैं साधने की कोशिश हुई है डॉक्टर संजय, पर एक सवाल ये उठता है मृत्युंजय शर्मा जी कि क्या इस कड़ी में आरजेडी किस हद तक सफल हो पाएगी? क्योंकि आप देखिए, कांग्रेस तो ठीक है आरजेडी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेगी, लेकिन बेलागंज में हमने देखा कि ओसामा पहुंचे भी, लालू प्रसाद खुद पहुंचे, लेकिन कोई असर हो नहीं पाया। प्रशांत किशोर के उम्मीदवार थे, वो 17-18 हजार वोट काट ही लिए। क्या सिर्फ मुसलमान के वोटों में बंटवारा ना हो, सेंधमारी नहीं हो, क्योंकि एआईएमआईएम भी अपने उम्मीदवार को उतारेगी, ये सबको पता है। साथ ही साथ आप देखिए प्रशांत किशोर भी अपने उम्मीदवार को उतारेंगे, ये भी सबको पता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या मुसलमान उम्मीदवार को देख करके मुस्लिम वोट करेंगे या शहाबुद्दीन के नाम पर बिहार में व्यापक असर होगा? आरजेडी की रणनीति किस तरह की? क्योंकि यह सिर्फ मुसलमानों को लेकर के भी नहीं है, अगर हम अन्य जाति की भी बात करें, देखिए कहा यह जा रहा है वैशाली जाएंगे, हो सकता है मुन्ना शुक्ला के परिवार को भी टिकट दें, मुन्ना शुक्ला के परिवार को आरजेडी से लड़ाया जा सकता है, यह भी चर्चा है। तीसरी बात यह कही जा रही है कि सूरजभान के जरिए वो मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय, इन जगहों पर भी एक मैसेजिंग देने की चाहत रखते हैं। सवाल यह उठता है कि A to Z की पार्टी बनाने की जो मंशा है, उसमें आपको लगता है ये सफल हो जाएंगे? खास तौर पर मुसलमानों का वोट जो बंटता हुआ दिखाई पड़ा है, जेडीयू को भी जाता है, डर है पीके को भी जाएगा, एआईएमआईएम को भी जाएगा, तो क्या ओसामा के आने से फिर से आरजेडी अपने वोटों को इंटैक्ट रख पाएगी? आप कैसे देख रहे हैं? जी, मुझे लगता है कि जो आप कह रहे हैं A to Z की पार्टी बनाने की जो मंशा है, उसमें क्या सफल हो पाएंगे? मुझे लगता है ये दो अलग अलग नाव हैं। एक तो MY समीकरण, जो ओरिजिनल समीकरण है राजद का, उसे इंटैक्ट रखना, और A to Z की पार्टी बनाना। आप दोनों नाव में कभी भी पैर साथ में नहीं रख पाएंगे। और मुझे लगता है जब चॉइस की बात आएगी तो जो सबसे इंटैक्ट वोट बैंक है राजद का, MY का, वो पहले उसे साधने की कोशिश करेगी। हालांकि मैसेजिंग के लिए, युवाओं के लिए, एक नेशनलिस्टिक पॉलिटिक्स के लिए दिखाने के लिए A to Z बोलना ज्यादा अच्छा लगता है, तो मेरे ख्याल से एक प्रोग्रेशन दिखाने के लिए। और कम से कम मुझे लगता है A to Z का नैरेटिव ज्यादा इसलिए आया है क्योंकि आप देखेंगे कि जब भी राजद चुनाव में खड़ी होती है तो एक जो नारा लगता है और जो बात आती है वो जंगल राज की बात आती है, तो एक प्रकार से उसे धोने का प्रयास किया जाता है कि अब अगर हम आएंगे सत्ता में तो उस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होगी। आपको ध्यान होगा एक सभा में तेजस्वी यादव ने करीब करीब माफी भी मांग लिया उसके लिए कि जो उस समय हुआ उसे जाने दिया जाए, अब हम सब समावेशी पार्टी और सबको साथ लेकर चलेंगे। इनफैक्ट जो डॉक्टर संजय बोल रहे थे, मैं उससे ज्यादा वाकिफ रखता हूं कि राजद का भी सबसे बड़ा जो एम होगा, देखिए अगर एक मेरा जो कोर वोट बैंक है वो इंटैक्ट है, तब मैं बाकियों की तरफ देखूं भी। अभी अगर मेरा कोर वोट बैंक ही स्प्लिट हो रहा है, अगर सिर्फ सिवान की बात करते हैं तो सिवान में 3 सीटें विधानसभा की बहुत क्लियर, आप सिवान देख ले, सदर, रघुनाथपुर देख ले, बरहड़िया देख ले, करीब करीब तीनों में 25% के आसपास आप मुस्लिम आबादी देखेंगे। और इसका मतलब है कि उन तीनों सीटों पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा कि मुस्लिम मतदाता किस तरफ लीन करते हैं।
ये जो परिवार, दोनों परिवार में आप बोलते हैं कि राजद और शहाबुद्दीन के परिवार में दूरी बढ़ी, मुझे लगता है ये अपॉर्चुनिस्टिक है। देखिए क्या हुआ, 2015 में भी आप देखेंगे, 14 में भी देखेंगे, 19 में भी देखेंगे, हिना साहब को चुनाव लड़वाया गया राजद की ओर से, लेकिन राजद को दिखा दोनों बार ये दूसरे नंबर पे आए और उन्होंने जिताऊ कैंडिडेट के तौर पर नहीं दिख रही थी। 22 में शहाबुद्दीन की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद उन्हें लगता है कि अब तो और भी ज्यादा ये जिताऊ नहीं है जब शहाबुद्दीन यहाँ प्रेजेंट ही नहीं है, और इसलिए फिर उनसे दाव हटा लेते हैं। लेकिन अब वापस क्या हुआ है, और खासकर विधानसभा चुनाव के संदर्भ में जो आप बोल रहे हैं पंकज जी, आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे मल्टीपल प्लेयर्स हैं जिनकी निगाह मुस्लिम वोट बैंक पर है। आपने खुद ही कहा पीके की निगाह उस पर है, एआईएमआईएम ऑफ कोर्स आएगी ही आएगी, पप्पू यादव सीमांचल में अपना खेल चालू किए हैं, कांग्रेस उसे अपनी पारंपरिक वोट बैंक मांग के उस पर तो कम से कम दावा ठोकती ही ठोकती है। तो मेरे ख्याल से राजद के पास अभी सबसे बड़ा चैलेंज है। इनफैक्ट आप सारण का चुनाव रिजल्ट देख लीजिए, जो उनकी बेटी हारी, रोहिणी आचार्य, 13,000 वोट से हारी, और वहां एक इंडिपेंडेंट मुस्लिम कैंडिडेट 20,000 वोट लेके आ गए। तो उनको लगता है ये छोटे छोटे जो स्प्लिट्स हो रहे हैं, अगर इनको हम थोड़ा सा अवॉइड कर लेंगे, बचा लेंगे, तो 10-20 सीट का इजाफा हो जाएगा। और इसीलिए अभी सबसे स्ट्रेटेजिक और एकदम कोर फोकस जो मुझे लगता है आरजेडी का रहेगा अगले कुछ महीनों में, कि जो मेरा परंपरागत वोट बैंक है मुस्लिम यादव का, उसमें किसी भी प्रकार की स्प्लिट ना हो, कोई भी ऐसी पार्टी ना हो जिसका उस पर थोड़ा बहुत भी इंफ्लुएंस, वो अलग से चुनाव लड़े, वो उन सारी पार्टियों को साथ लाने की कोशिश करेगी। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, चाहे कांग्रेस हो, उसमें कितनी भी बात विवाद हो और कितनी भी मतभेद हो, आप देख लीजिएगा वो कभी अलग अलग चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो अलग अलग चुनाव लड़े तो दोनों पे अस्तित्व का खतरा आ जाएगा, और वो साथ में ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि नहीं तो मुस्लिम वोट बैंक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। उसी कड़ी में मुझे लगता है कि हिना शहाब और उसामा के यहाँ जाना हुआ है, और एक प्रकार से बहुत नेचुरल है। दूसरी तरफ एक पंकज जी, जो आपका सवाल था कि वो मुन्ना शुक्ला से मिलेंगे, वहां भी हो सकता है किसी भूमिहार को टिकट दे। उसमें देखिए थोड़ा सा एक जो रिजर्वेशन आता है इन कम्युनिटीज का, जो खास करके जंगल राज के एक तरह से भुक्तभोगी रहे हैं, वहां पे भले ही इंडिविजुअल कैंडिडेट्स को टिकट दे दे, और भले ही वो इंडिविजुअल कैंडिडेट्स अपने दमखम पर चुनाव जीत जाए, आपके मोकामा से अनंत सिंह भी जीत चुके हैं राजद के चुनाव, राजद के टिकट पर, लेकिन दूसरी सीटों में वो अपनी ही जाति के लोगों को प्रभावित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस सिंबल पर इन जातियों को भरोसा जनरली नहीं होता है। तो उसमें अगर आप सोचेंगे कि पूरे राज्य में प्रभाव आएगा उस एक व्यक्ति को टिकट देने से उस जाति की, मुझे उस पर शंका है, वो नहीं होने वाला चलिए, है। आपको शंका है, लेकिन डॉक्टर संजय ये बताइए कि क्या एक तरफ ये अपने पिता का चेहरा पोस्टर से हटा देते हैं इसलिए क्योंकि वो जंगल राज को सिंबलाइज करते हैं, इसलिए हटा दिया जाता है और विपक्ष खासतौर पर जेडीयू जोरदार तरीके से सवाल उठाती है। दूसरे तरफ ये ओसामा हिना साहब, अरे ठीक है शहाबुद्दीन नहीं रहे, लेकिन ये दोनों तो उनके परिवार के सदस्य हैं। ऐसे में जब ये कहा जाता है कि जब शहाबुद्दीन का समय था तो सिवान की स्थिति क्या थी, जेलर नीचे बैठता था, जेल में शहाबुद्दीन कुर्सी पर बैठते थे, तरह तरह की बातें मीडिया में कही गई हैं, मीडिया में आई हैं। ऐसे में अगर ये मुन्ना शुक्ला की शरण में जाएं, शहाबुद्दीन के परिवार के शरण में जाएं, पशुपति पारस के मार्फत सूरजभान की मदद लें, तो इससे क्या मैसेज जाएगा? क्या आपको लगता है कि एक तरफ जंगल राज का मैसेज ना जाए इसलिए पिता का चेहरा हटा देते हैं, दूसरी तरफ उन परिवारों के पास जाते हैं जो बाहुबली समझे जाते हैं? ये इनका जोर बाहुबलियों से दूर रहने का है या इनका फोकस ए टू जेड बनाने का है? ए टू जेड का मतलब है इनको लगता है कि भाई मुसलमान भी जोड़ा जाए, भूमिहार भी जोड़ा जाए, जिनके वोटों को जोड़ने से हमारी हार जीत में तब्दील हो सकती है, वो प्रयास कर रहे हैं। मतलब सत्ता तक कैसे पहुंचा जाए उसको लेकर के प्रयासरत हैं। इनके मन में कहीं ये नहीं है कि ये बाहुबली हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, इससे इनका कोई लेना देना नहीं। क्या कहते हैं आप? जो आपके अंतिम वाक्य थे कि तक कैसे पहुंचा जाए, वही इनका मकसद है, जिताओ कैंडिडेट। इनको किसी से परहेज नहीं है। ठीक है, ये अधिकृत हैं तेजस्वी की अपने पिता की तस्वीर रखें या पिता की तस्वीर हटा दें। अब जब राजद ऑफिस के नजदीक लालू प्रसाद जी हट गए, जबकि अभी वही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एक चेहरा वही हैं आरजेडी के, आज भी लालू प्रसाद को ही जान करके लोग एकजुट होते हैं, तो खैर ये उनका निर्णय है। लेकिन जहां जिनकी ताकत रहेगी उस ताकत पर ये अपना कोशिश करेंगे, आजमाएंगे और उस ताकत का लाभ लेने की कोशिश करेंगे। हिना साहब और अवध बिहारी चौधरी की अदावत सबको पता है। हिना साहब ने तो एक ही चीज कहा था कि पहले तो इनको किनारे लगाइए,
उसके बाद हम सोचेंगे कि हम आपकी पार्टी से जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। और अवध बिहारी चौधरी को किनारे किया गया, ठीक है, वो विधायक है, वो अलग पार्ट है, आगे भी उनको टिकट मिलेगा, लेकिन जो प्रभाव था उस प्रभाव को कम किया गया। तो तेजस्वी जी को न ए टू जेड से बहुत इंटरेस्ट है, न बाहुबलियों में कोई परहेज है कि फिर से एक बार एक सवालों के घेरे में हम होंगे कि एक साफ सुथरी छवि के लोग फिर इन बाहुबलियों के सहारा लेकर के चुनावी मैदान में क्यों आ रहे हैं। किसी से इनको कोई परहेज नहीं है, इनको है कि जिताऊ कैंडिडेट और समीकरण का गणित कैसे बैठेगा। उस समीकरण के गणित के लिए ये बाहुबलियों का भी सहारा लेंगे, उनके परिवार को टिकट भी देंगे, मुस्लिम समाज को तो बिल्कुल साधेंगे। चूंकि एक वैसा चेहरा कि लगता है, ठीक है, बाई इलेक्शन में इनको सफलता नहीं मिली, लेकिन इनको लगता है कि शहाबुद्दीन एक अभी भी मुसलमानों के मन मस्तिष्क में है, एक उनके मन में एक उनकी छवि दूसरे ढंग की है कि वो एक रॉबिन हुड टाइप के व्यक्ति थे और हमारे प्रोटेक्टर थे, हमें सुरक्षा देते थे, या उनकी वजह से हम महसूस करते थे कि हमारी अपनी ताकत है। इस बात को तेजस्वी समझ रहे हैं कि शायद अभी भी मन मस्तिष्क पर प्रभाव है। और ओसामा को लेकर के भी जो बीच में कुछ जो तस्वीरें आई, खबरें आई, जिस तरह से उनकी प्रतिक्रिया रही, तो लगा कि नहीं, इस परिवार को जोड़ना शायद मेरे लिए जरूरी है। तो जो मैं देख रहा हूं, अभी तो चिराग पासवान ने वहीं के दो महत्वपूर्ण जो बंधु थे उनको अपनी पार्टी में चिराग पासवान ने शामिल कराई। देखिए, किसी पार्टी को, वो राजद पर ही नहीं, हर पार्टी जहां जिसकी ताकत होती है, छवि उनकी जो रहे, छवि से उनको कोई लेना देना नहीं है। जब जनता को लेना देना नहीं है, वोटर को लेना देना नहीं है, इनको क्या रहेगा। अशोक महतो कौन से स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ने वाले थे भाई, और उनकी पत्नी को जाकर के मुंगेर में आरजेडी लड़ा देती है। अगर इतना ही तेजस्वी यादव साफ सुथरी छवि के लोगों को मैदान में खड़ा करते तो अभी तो प्रयोग इन्होंने किया है लोकसभा के चुनाव में। इसलिए विधानसभा के चुनाव में किसी से कोई परहेज नहीं करेंगे। जिसको जहां जो ताकत होगी, जिसकी जहां वो वोट को ट्रांसफर कराने की उनमें ये कुवत होगी, उनको ये टिकट देंगे, उनको साधेंगे, उनके बीच में जाएंगे। सत्ता पक्ष कैसे इन पर हमलावर हो जाता है, कैसे जंगल राज की याद दिलाने लगता है, वो सबको किनारे कर करके बिल्कुल और बिल्कुल कैंडिडेट पर दाव लगाएंगे। बिल्कुल राम बंदोबस्त जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर आप आरजेडी की स्ट्रैटेजी को देख रहे होंगे और खास तौर पर अब तेजस्वी यादव पूरे तरीके से आरजेडी पार्टी पर मजबूत पकड़ बना चुके हैं, तो तेजस्वी यादव की नजरों में वो कौन कौन सी जातियां हैं जिनको वो अपने साथ जोड़ना चाहते हैं? क्योंकि पिछली बार देखिए वो 12,000 वोटों से रह गए थे। उसमें एक गलती उनको समझ में आती है कि कांग्रेस को इतनी ज्यादा टिकटें नहीं देना था, लेकिन इस बार लेफ्ट भी उनके साथ है, माले और तमाम लेफ्ट की पार्टियां साथ है, कांग्रेस साथ होगी, मुकेश साहनी भी उम्मीद करते हैं साथ होंगे, और कोई ऐसे नेता हैं जिनको तेजस्वी यादव अपने साथ कर सकते हैं? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, जैसे इन्होंने शहाबुद्दीन के परिवार को साथ किया, लोकसभा चुनाव में मुन्ना शुक्ला को जोड़ा, पशुपति पारस के नजदीक जा चुके हैं, मुझे खबर है 10 से 15 सीटें उनको देंगे, और दरअसल पशुपति पारस की पार्टी में सूरजभान सिंह का क्या वर्चस्व है ये सबको पता है। तो इस तरीके से इनकी नजरें किधर किधर हैं, फायदा इनको कहां कहां दिख रहा है, इस बारे में थोड़ा बताइए कि किस तरीके से ये मुसलमान को साधना चाह रहे हैं, किस तरीके से ये भूमिहारों को साधना चाह रहे हैं। क्या और कुछ मतदाता हैं, जैसे दलितों में अभी अभी खबर आ रही है कि सासाराम में मनोज कुमार हैं, उनका सर फोड़ दिया गया है, जो वहां के एमपी हैं, अभी ये खबर आ रही है। सवाल ये उठता है कि दलित के और कौन से नेता इनके साथ जोड़ सकते हैं? तेजस्वी यादव की जो ये यात्रा है उसका मकसद आपको क्या दिखाई पड़ता है? तेजस्वी यादव अपने माई समीकरण जो उनकी अपनी राजनीतिक जमीन है, इससे वो आगे बढ़ने का प्रयास बहुत पहले कर चुके हैं। उसी के तहत वो ए टू जेड समीकरण की बात करते थे, या कभी जो आप अभी चर्चा कर रहे थे कि बैनर पोस्टर पे उनके पिताजी का फोटो ना कि वो अपना खुद का फोटो उनका लगता था। लेकिन ए टू माई समीकरण के बीच ही जब उनका मुस्लिम जमीन खिसकने लगा तो वो
माई समीकरण पे ज्यादा ध्यान देने लगे। लेकिन पिछले कई चुनावों में, विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में भी, वो सवर्ण वोट बैंक को लेकर के काफी वो सक्रिय दिख रहे थे। वो ये चाह रहे थे कि सवर्ण जनाधार जैसे एक तरफा बीजेपी में नहीं जाता है, तो इसके बाद वो आरजेडी की तरफ मुड़े। आज जो कांग्रेस को वो जो महत्व दे रहे हैं, कांग्रेस सवर्ण वोट बैंक के लिए ही कांग्रेस की जो मुख्य जमीन है वो मुस्लिम समाज में है और सवर्ण वोट बैंक में है। मुस्लिम में कांग्रेस की जो हिस्सेदारी है ये आरजेडी को तो खलती ही है, और खलना स्वाभाविक भी है क्योंकि माई सवर्ण उसका है। लेकिन सवर्ण वोट बैंक भी वो कांग्रेस के जरिए न लेकर के सीधे लेना चाह रहे हैं, इसीलिए वो तेजस्वी यादव इसके लिए प्रयास पिछले कई चुनाव से कर रहे हैं। लेकिन अब वही कई पार्टियों के द्वारा, जैसे पशुपति पारस जी के द्वारा, या आप यहाँ हिना साहब के द्वारा, इन जरियों के द्वारा वो मुस्लिम के साथ साथ, या पशुपति पारस के जरिए वो दलितों के साथ साथ सवर्ण वोट बैंक भी डालने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में जो माले का गठबंधन हुआ था वो भी तेजस्वी यादव का ही प्रयास था। लालू सुप्रीमो का अति पिछड़े समाज पे और उनका माई समीकरण, इसी के सहारे वो लालू यादव चुनाव में जाते थे, जिसके कारण पिछले 15 साल या 18 साल से सत्ता से बाहर रहे थे। लेकिन जब से माले, या पिछले चुनाव में जब माले आरजेडी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ी, तो महागठबंधन की ताकत बढ़ गई है। तो दलितों में, खासकर रविदास समाज में या गैर पासवान जातियों में जो माले का अपना पकड़ है, वो उसके जरिए दलित समाज में आना चाहते हैं। पशुपति पारस के जरिए वो 5 सीटों पे सवर्ण समाज पर अपना पकड़ बनाना चाहते हैं। जहां तक हिना साहब एक बहुत ही लोकप्रिय मुस्लिम चेहरा है, साहबुद्दीन के बाद हिना साहब ही हैं, उसामा ही हैं जो बहुत बड़े चेहरा हैं। आरजेडी ऐसा क्यों चाहेगी कि बिहार में कोई बहुत बड़ा मुस्लिम चेहरा हो और आरजेडी में ना हो? अगर वो आरजेडी में रहेगा तब वो बहुत बड़ा एक राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में उभर भी नहीं पाएगा, बल्कि वो कहीं ना कहीं वो आरजेडी समर्थक के रूप में, या यही माना जाएगा कि मुस्लिम का सबसे बड़ा हितैषी या सबसे बड़ा समर्थक आरजेडी ही है। हिना साहब अगर आरजेडी में शामिल नहीं होते हैं और अगर वो कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, तो क्या होगा? हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़के देख लीजिए। नहीं, पर ये बताइए वो सारी बातें ठीक है, पर कुशवाहा का वोट चाहिए तो अशोक महतो को ले आते हैं, भूमियारों का वोट चाहिए तो मुन्ना शुक्ला को ले आते हैं, मुसलमान का वोट चाहिए तो ओसामा को ले आते हैं, हिना साहब को ले आते हैं, और दूसरी तरफ अपने पिता का फोटो पोस्टर से हटा देते हैं। तो जो पर्पस इनका है कि जबकि पिता की बनाई हुई पार्टी है, पिता की लोकप्रियता अभी भी लोग कहते हैं कि भाई आरजेडी की असली ताकत वही है, पर एक नया मैसेज देने का प्रयास तो तेजस्वी यादव कर रहे हैं ना। पर ये नया मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं, पर दूसरी तरफ ऐसे ऐसे लोगों को जोड़ रहे हैं जिनके सहारे उस जाति पर ये पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। क्या आपको लगता है ये करके तेजस्वी कामयाब हो सकते हैं? तेजस्वी कामयाब हो या ना हो, लेकिन इसके अतिरिक्त और क्या विकल्प है? अगर किसी भी समाज के जनाधार में सीधे सेंधमारी नहीं हो पा रही है, तो जो जमीनी स्तर पे लोकप्रिय है उनको लामबंद करना ही एक बेहतर उपाय होगा। आप देखेंगे कि जैसे ही तेजस्वी यादव का कद अपने परिवार में, अपने राजनीति में जैसे ही बड़ा हुआ, सबसे पहले वो अपने मामा को ही अलग किए। तो जो एक जंगल राज वाली छवि थी लालू सुप्रीमो के कार्यकाल में, उसमें जो अहम किरदार थे तेजस्वी यादव, तो जहां तक उन सब बन सका उनको अलग किए। और उसके बावजूद भी साहबुद्दीन परिवार से जो दूरी थी वो यही थी कि वो ए टू जेड समीकरण या जंगल राज से अलग हटके अपनी एक छवि बना पाए। लेकिन उनमें उनके जैसे देखिए सुभाष यादव हैं, साधु यादव हैं, उनका कोई जमीनी आधार नहीं रहा, इसलिए आज तो दरकिनार किए गए हैं। उनकी पुनर्वापसी आरजेडी में नहीं हो पाई है। लेकिन साहबुद्दीन के नहीं, तो आपसे अगर मैं ये सवाल पूछूं, ठीक है, मैं आपसे अगर ये सवाल पूछूं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए हैं, संजय उपाध्याय जी। मैं अगर आपसे सीधा सवाल पूछूं कि क्या आरसीपी सिंह को भी जोड़ सकते हैं कुर्मी वोट की चाहत में, क्या ऐसी संभावना है क्या? सिंह की तो अपनी एक पार्टी है।
आप राजद की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं संजय जी आ रहा हूं, मैं अभी रामबंधु वत्स जी से बात कर रहा हूं। जी हाँ, राजद की बात कर रहा हूं। क्या आरसीपी सिंह भी जुड़ सकते हैं? क्या उनको इतना महत्व दिया जा सकता है आरजेडी की तरफ से? जी, संभावनाएं तो हैं। जिस तरीके से जो जदयू की और जो अपनी अंतर कलह है, उसमें कहीं न कहीं जो उनके अति पिछड़े समाज में अगर कहीं भी पकड़ कम हुई है और उसमें अगर आरसीपी सिंह बन रहे हैं, उनका जमीनी स्तर पे जो भी अगर प्रभाव होगा, तो कोई भी ऐसा नेता जो अगर जमीनी प्रभाव पे है, वो जुड़ने का विकल्प आरजेडी के साथ हो सकता है। आरसीपी सिंह ने तो अपने कई बयानों में कहा ही है कि हमारे लिए सभी के दरवाजे खुले हैं। और जब आप देखिए कि प्रशांत किशोर ने जब 9वीं फेल होने पर एक तेजस्वी यादव पे एक व्यंग किया था, तो आरसीपी सिंह ने उसका बचाव भी किया था। तो ऐसा हो सकता है। महत्वपूर्ण ये होता है कि किसी भी नेता का अपना जमीनी आधार कहाँ पे है। जैसे कि मैं यही कह रहा था कि शहाबुद्दीन के परिवार का भी जमीनी आधार है, इसीलिए वो सुभाष यादव या साधु यादव या जंगल ठीक है, राज के जो ठीक है। प्रतीक नेता हैं। नहीं, वो सारी बात ठीक है संजय उपाध्याय जी। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, ये कुछ दिन तक तो दूर रहे शहाबुद्दीन परिवार से, अब शहाबुद्दीन परिवार के यहाँ डिनर कर रहे हैं तेजस्वी यादव, और खबर ये भी है कि वैशाली भी जाएंगे, मुन्ना शुक्ला के परिवार से भी किसी को टिकट दे सकते हैं। दरअसल ये A to Z बनाने का प्रयास है, या फिर से ये बाहुबलियों के शरण में जा करके और किसी तरीके से ये सत्ता हासिल करना चाह रहे हैं? पंकज जी, ऐसा है कि बिहार के किसी भी राजनीतिक दल अपराधियों से अछूता नहीं रहा है, और शहाबुद्दीन, दिवंगत शहाबुद्दीन अब तो महरूम हो गए। उनका दावा था कि राष्ट्रीय जनता दल को सींचने में और उसको बनाने में, निर्माण करने में, गठन करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। यही नहीं, शहाबुद्दीन तो यहां तक दावा करते रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल एक बार जब संकट में पड़ा था तो सरकार उन्होंने बचाई, सरकार को उन्होंने बनाई भी। यही नहीं, एक बार एक डीजीपी को लेकर लालू जी को उन्होंने धमकी भी दे दी। ये सब सारी बातें हैं। अब यहां लड़ाई एक एक वोट की है, और एक एक वोट में अभी दिवंगत शहाबुद्दीन के पुत्र जिस तरह से उभरे हैं, या हीना शहाब जिस तरह से उभरी हैं, पहले भी वो चुनाव लड़ चुकी हैं, तो मेरा मतलब कि ये कोई अतिरंजित बात नहीं होगी और ये कोई अलग की बात नहीं होगी। वो पहले भी पार्टी में थे, वो पार्टी में जा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ये जानना कि हाल के दिनों में जब शहाबुद्दीन का स्थान रिक्त हो गया, वैसी स्थिति में वहां एक वैसे मुस्लिम लीडर की खोज की जा रही थी जो छपरा, सिवान, गोपालगंज, मोतिहारी और बेतिया के मुस्लिमों को बैलेंस कर सके। वैसे में एक राजू मिले, रियाजुल राजू, और राष्ट्रीय जनता दल के थे, और उनको मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बनाया। वो इसलिए कि वो बैलेंस कर सके, वो भी बाहुबल रखते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग यह जानना होगा कि लोजपा ने एक बहुत बड़ा खेल किया है कि शहाबुद्दीन के ही पाले में रहे हुए एक अपराधी रईस खान और अयूब खान, जिनको खान ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है, रईस खान को लोजपा ने अपने पार्टी में मिला ली। चिराग पासवान ने रेड कारपेट वेलकम किया, और ये दोनों राइवल ग्रुप। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये किसी भी राजनीतिक दल को किसी भी अपराधी से अब परहेज रह नहीं गया। ऐसी स्थिति में अब राजनीति के मूल्य और बिहार की राजनीति की दिशा और दशा क्या होगी, कैसे होगी, कैसी होगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आफ्टर ऑल कॉन्स्टिट्यूशनली इनको लॉ मेकर कहा जाता है। नहीं, ठीक है, वो तो सारी बात सही है, लेकिन मृत्युंजय शर्मा, सवाल तो यही उठता है ना कि डर तेजस्वी यादव को AIMIM से है या PK से है?
एनडीए से तो डर नहीं होगा। एनडीए से डर इसलिए नहीं होगा कि कांग्रेस भी इधर होगी, आरजेडी भी इधर होगी, लेकिन इनको घबराहट होगी तो प्रशांत किशोर से होगी या एआईएमआईएम से होगी, जो कि इनकी वोटों में सेंधमारी कर सकते हैं और इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए तो इनको बड़े चेहरे की जरूरत है ना। पिछले 3 साल से ये एक दूसरे से मिल नहीं रहे थे। लोकसभा चुनाव में हिना साहब ने क्या कुछ कहा था आपको याद ही होगा। क्यों निर्दलीय वो चुनावी मैदान में उतरी थी ये भी सबको पता है। लेकिन अब लालू प्रसाद को समझ में आ रहा है कि हर छोटे प्लेयर्स जो 1-2 जिले में भी अपने प्रभाव रखते हैं उनकी जरूरत तो है ही, लेकिन किसी कम्युनिटी में बड़ा चेहरा जिनके आने से एक परसेप्शन बैटल भी जीता जा सकता है और साथ ही साथ वोटों में इजाफा भी किया जा सकता है। तो हिना साहब और उसामा उसी सोच का परिणाम है। क्या कहते हैं आप देखेंगे मल्टीपल प्लेयर्स का आपने नाम लिया जिनकी मुस्लिम वोट बैंक पर नजर है, उनको तो कंसोलिडेट करना चाहते ही हैं। खास करके देखिए जो इनका कोर समीकरण है, और जैसे हमारे साथी पैनलिस्ट बता रहे थे इनफैक्ट अभी वत्स जी कि ए टू जेड का प्रयास किया तेजस्वी ने, लेकिन आप देखिए सिर्फ लास्ट मोमेंट पे कुछ ऐसे व्यक्तियों को साथ लाने से या टिकट देने से जो आम जनता उसको प्रयास नहीं मानती है। पंकज जी, आम जनता प्रयास तब मानती है जब आप बहुत कंसिस्टेंटली अगर देखेंगे। उसके सबसे अच्छे एग्जांपल्स ये हैं कि आपकी जो भी पदाधिकारी की टीम है उसमें किस प्रकार का कॉम्बिनेशन है आपकी सारी जातियों का। आप अगर सरकार में रहे तो अपने बोर्ड निगमों में कितने दूसरे जातियों को लोगों को उसमें बिठाया है। आप सिर्फ डेटा देख लीजिए। 2020 में राजद ने जितने टिकट दिए उसमें 58 टिकट 33% सिर्फ यादवों को दिया। आप कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो 14% दे दिया होता अगर आप ए टू जेड की पार्टी है। 33% कैसे क्यों दे रहे हैं आप? 2015 में भी आप जाएंगे जब महागठबंधन की सरकार बनी, जीती थी वो, हर एक चौथा विधायक एक यादव था और उसमें आरजेडी के 42 यादव विधायक थे। तो इससे बहुत क्लियर सिग्नलिंग जाता है पंकज। उसके बाद बोर्ड निगमों में जिस प्रकार के लोगों को बिठाया गया वो दिखता है कि हाँ ये लोग जो सबसे ज्यादा जिनको अपने आसपास मानते हैं, क्लोज मानते हैं, वो यही 2 बहुत स्पेसिफिक सेगमेंट के लोग हैं, एमवाई समीकरण के लोग हैं। आपको ध्यान होगा 90 के दशक में सबसे पहला जो डिस्कंटेंट आया था लालू जी के खिलाफ वो नॉन यादव ओबीसी से ही आया था। सबसे ज्यादा जो दुखी हुए थे कोयरी कुर्मीज हुए थे। उन्होंने कहा कि हमें लगा था कि अब एक सरकार है जो पिछड़ों की सरकार है, हमें भी हिस्सेदारी मिलेगी, और उसको लालू जी ने एक सिरे से खारिज कर दिया कि मैं नहीं सुनता तुम लोगों की बात, जो करना है कर लो। और फिर इतनी बड़ी कुर्मी महाचेतना रैली हुई 1994 में, और उसी से एक प्रकार से जो नॉन यादव ओबीसी थे उनका एक विरोध शुरू हुआ राजद से। मैं वही बोल रहा हूँ कि लास्ट मोमेंट पे आप जाके भले मुन्ना शुक्ला को लेते हैं, आप उधर से किसी एक कुशवाहा को लेते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग तब तक नहीं मानेंगे जब तक आपके हर स्टेप पे एक प्रकार से दिख नहीं रहा है कि आप बहुत कॉन्शियस एफर्ट ला रहे हैं इन लोगों को समाहित करने का। देखिए कुछ लोगों को हटाना, जैसे साथी पैनलिस्ट बता रहे थे कि जब तेजस्वी आए हेल्म ऑफ अफेयर्स में तो कुछ लोगों ने हटा दिया। उन्होंने साधु यादव, सुभाष यादव को हटा दिया, उन्होंने पप्पू यादव को भी किनारे कर दिया। लेकिन ये मुझे लगता है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का परिणाम था और ना कि एक कॉन्शियस एफर्ट था कि नहीं, ठीक है। पर यही सवाल उठता है ना कि पप्पू यादव को क्यों नहीं साथ करते हैं? सीमांचल में, कोसी में इसका फायदा तो होगा डॉक्टर संजय। पप्पू यादव को साथ नहीं करने की वजह क्या है? और पप्पू यादव को साथ नहीं करते तो नुकसान तो हो ही जाता है। क्या आरजेडी ये सोच रही है कि पप्पू यादव को साथ भी मत करो, और चूंकि कांग्रेस साथ रहेगी तो पप्पू यादव विरोध भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए नुकसान भी नहीं होगा? आखिरकार पप्पू को साथ नहीं लाने के पीछे का मकसद क्या है? इनको मुन्ना शुक्ला चाहिए, इनको सूरजभान चाहिए, इनको हिना साहब चाहिए, इनको उसामा चाहिए, सब चाहिए, लेकिन पप्पू यादव क्यों नहीं चाहिए? देखिए पप्पू यादव को इसलिए ये साथ नहीं रखेंगे कि चूंकि लगता है कि यादवों में पप्पू यादव की भी एक अपनी पकड़ है, एक अपनी पहचान है, और अगर यादवों में स्वीकारिता की बात होगी तो ठीक है। लालू प्रसाद जी की जितनी बड़ी स्वीकारिता है पप्पू यादव उसके सामने खड़े नहीं होते, लेकिन पप्पू यादव की भी स्वीकारिता है। और जैसे ही वो पप्पू यादव आएंगे, तेजस्वी यादव का कद जो है वो छोटा हो जाएगा पप्पू यादव के सामने, क्योंकि तेजस्वी यादव कोई संघर्ष की उपज नहीं है, विरासत है। लालू प्रसाद जी ने अपनी विरासत तेजस्वी को सौंप दी। बिल्कुल लालू प्रसाद अधिकृत है अपने पार्टी में, जिसको भी विरासत सौंपेंगे सारे पार्टी के लोग कहेंगे कि हाँ लालू प्रसाद इसके लिए अधिकृत कर दिए गए हैं
और अधिकृत जब कर दिए गए तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तेजस्वी जी इसकी जिम्मेवारी संभालेंगे, वही सारे निर्णय लेंगे। डिप्टी सीएम तेजस्वी जी होंगे, कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी जी होंगे, पार्टी के सारे फैसले तेजस्वी जी लेंगे, कोई अधिकृत बयान तेजस्वी जी देंगे। तो लालू प्रसाद जी ने ये कर दिया। पप्पू यादव थोड़ा विद्रोही तेवर के आदमी, जैसे ही उनको साथ में लाएंगे पप्पू यादव कुछ कुछ बोलने लगेंगे, ये इनको असहज करेगा। तेजस्वी ने तो कहा ही था लोकसभा के चुनाव के समय में कि भाई पप्पू यादव कहते थे कि अपने पिताजी की छवि से अगर आपको बाहर निकलना है तो पहले तो उनको आप किनारे कर दीजिए। बताइए, बाप बेटे में ही लड़ाई लगाने आए थे। तो इस तरह से पप्पू यादव के साथ ये सहज नहीं होंगे। और पप्पू यादव को भी पता है कि आरजेडी हमको कभी भी स्पेस नहीं देगी। अभी तो गए हुए थे नीतीश कुमार पूर्णिया, पप्पू यादव उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे और नीतीश कुमार ने भी बड़ा ही प्रेम से उनसे बात किया कि अरे भाई आप तो लोकसभा के सांसद हैं, पूर्णिया तो आप ही को देखना है, कीजिए। ऐसा थोड़े है कि पप्पू यादव इन चीजों को नहीं समझते हैं। और कांग्रेस के लिए प्रायोरिटी है आरजेडी, पप्पू यादव प्रायोरिटी नहीं है। पप्पू यादव बहुत हाथ पैर मार के भी कांग्रेस में कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ, उनको तो इधर एनडीए में जगह मिलेगी नहीं, आरजेडी उनको भाव देगी नहीं, तो उनको रोक करके हंस करके कांग्रेस में ही रहना है। और कुछ कुछ बोल भी जाते हैं तो बयान से कांग्रेस अपने को किनारे कर लेती है। अभी न बोल गए थे कि बिहार में कांग्रेस को अपने सोचना चाहिए। अखिलेश सिंह से लेकर के कांग्रेस के पूरे प्रवक्ता उतर गए और कहे कि उनका अपनी पत्नी उनकी बात सुनती है जो कांग्रेस को सलाह देने चले हैं। तो पप्पू यादव को आरजेडी एकोमोडेट नहीं करेगी, किसी भी कीमत पर नहीं करेगी, क्योंकि पप्पू यादव अपने तरीके से चीजों को बताने लगेंगे, बोलने लगेंगे और ये परिवार को असहज करेगा। तो जहां पर लालू प्रसाद जी विरासत में अपने बच्चों को, तेजस्वी हो, तेज प्रताप हो, निशा हो, रोहिणी हो, पप्पू यादव कुछ ना कुछ मीन मेख निकालने लगेंगे, इसलिए पप्पू यादव की एंट्री नहीं होगी। और उनको पता है कि पप्पू यादव हमसे खुश रहे, नाराज रहे, ठीक है, यादव का वोट इंटैक्ट है, यादव के वोट पर कोई अंतर पड़ने वाला नहीं, ठीक है, वो इंटैक्ट है। लेकिन संजय जी ये बताइए कि आनंद मोहन चले गए और इधर जगतानंद सिंह भी नाराज हैं, तो आनंद मोहन रहते तो कम से कम एक कहा जा सकता था ना कि राजपूत में भी बाहुबली इनके साथ हैं, एक मैसेजिंग पूरा बिहार में जाता। जगतानंद सिंह भी अध्यक्ष पद से हट रहे हैं, तो क्या उस कमी को सुधाकर सिंह से पूरा किया जा सकता है? अंदर खाने ये भी चर्चा है कि सुधाकर सिंह भी इन दिनों आरजेडी शीर्ष नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं। और जहां तक आनंद मोहन सिंह का सवाल है, तो अब एक चर्चा जोर पकड़ रही है कि चेतन आनंद को जेडीयू टिकट नहीं दे सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार का दौरा था। नीतीश कुमार को लेकर के वहां एक मोहम्मद सफरुद्दीन है जो पहले विधायक रह चुके हैं, वो कह रहे हैं कि हमको कह दिया गया है कि आप तैयारी करिए, आपको टिकट दिया जाएगा। तो अगर उनको टिकट दिया जाएगा तो चेतन आनंद वंचित रह जाएंगे और लवली आनंद मंत्री नहीं बनी है। तो आखिरकार होगा क्या, ये समझ में नहीं आ रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले कौन कहां से निकलेगा, कहां घुसेगा, क्या होगा, ये समझ से परे। पंकज जी, ये आनंद मोहन जी के बारे में ये प्रेडिक्शन करना बड़ा मुश्किल होता है। सुविधा की राजनीति वो करते हैं। ये कभी राजद के पक्ष में भी ये कभी बात करते, कभी एनडीए के पक्ष में ये बात करते हैं। ऑफ कोर्स आपने ये जो सवाल किया है, ये सवाल थोड़ा पजल है। और शरफुद्दीन जिनकी बात अभी आपने की शिवहर से, तो वो शिवहर से वो उनके बड़ी लॉयल हॉर्स रहे हैं नीतीश कुमार के जी। इसीलिए मैं कर रहा हूं कि वो बहुत घूम घूम करके कह रहे हैं कि हमको पार्टी हाईकमान ने कह दिया है और अब हम तैयारी कर रहे हैं, वो लोगों से मिल रहे हैं। अब सवाल उठता है कि एक परिवार में जितने सदस्य हैं, क्या सभी सदस्य पॉलिटिक्स में आ जाएं, एक ही पार्टी में आ जाएं? यह भी एक सवाल है। परिवारवाद की बात की जाती है, परिवारवाद के विरोध में बात सभी राजनीतिक दल उठाते हैं। तो लवली आनंद भी, आनंद मोहन भी और चेतन आनंद भी, ये बड़ा एक ज्वलंत। आनंद मोहन सिंह अपने दूसरे सुपुत्र को भी लाना चाह रहे हैं।
हाँ, दूसरे सुपुत्र को भी वो लाना पशुपति चाह रहे हैं। पारस अपने बेटे को भी लॉन्च करना चाह रहे हैं, यशराज को। ये तो ये पॉलिटिक्स में निशांत कुमार की चर्चा चल ही रही है। अब वो सही है गलत है भगवान जाने, लेकिन उनकी चर्चा भी जोरों पर है। जेडीयू के भी जो लॉयलिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि जेडीयू को बचाने के लिए अब निशांत को आना नहीं चाहिए, निशांत को आना पड़ेगा। ये उनके रिश्तेदार कह रहे हैं, उनके घर के लोग कह रहे हैं, और बाकायदा मीडिया में आके कह रहे हैं। तो अब तो नेक्स्ट जेनरेशन नेतृत्व संभालने के लिए आगे बढ़ रहा है और ओल्ड जनरेशन सौंप रहा है। सवाल नहीं उठता है कि एक यह भी है कि पॉलिटिकली क्या नर्चर किया गया है वैसे लोगों को, वैसे अपने बच्चों को उन लोगों ने नर्चर किया है। ठीक है, रामविलास पासवान ने नर्चर किया, चिराग पासवान, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, मैं एक बार इंटरव्यू किया था निशांत का। निशांत मेरा मतलब नीतीश कुमार जी के बेटे का, मुख्यमंत्री जी के बेटे का। वो वेद की बात करने लगे थे, वो रामायण की बात करने लगे थे, और संस्कृत धारा प्रवाह बोले चले जा रहे हैं, और उन्होंने साफ कहा था कि मैं राजनीति में प्रवेश नहीं करूंगा। हाँ, हाल के दिनों में ये बात बहुत तेजी से फिर आई है कि निशांत पॉलिटिक्स में आएंगे, और वो जदयू के लिए उन्होंने अपने पिता को आदर्श भी बताया है, एक आदर्श पॉलिटिशियन बताया है, आइडियल पॉलिटिशियन बताया है। ये सब कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं और निशांत पर दबाव डाला भी जा रहा है, लेकिन क्या वो नर्चरिंग है? वो नर्चरिंग, हाँ, एक चीज और है। हाल के दिनों में देखा गया एक ब्यूरोक्रेट जिन्होंने रिजाइन किया, और रिजाइन करने के बाद ऐसा कहा जा रहा था कि वो नीतीश कुमार जी के उत्तराधिकारी के रूप में काम करेंगे। अब पिछले 4-5 दिनों, एक सप्ताह पहले की ये बात है कि वो जहां रहते थे, मेरा मतलब मुख्यमंत्री आवास में, वहां से उनको हटा दिया। अब अंदर खाने की जो राजनीति है, वो बाहर जो छन छन करा रही है। अब निशांत की एंट्री हो रही है, निशांत मिल भी रहे हैं। 2 बार निशांत मिले हैं करीब 10 दिनों के अंदर ये नीतीश कुमार जी से, और घंटों बात हुई है। ये सब बातें पॉलिटिकल गलियारे से ही हम तक आई, या और भी पत्रकारों तक आई, और इसी पर यह कयास लगाया जाने लगा है कि निशांत भी पॉलिटिक्स में एंट्री ले सकते हैं। लेकिन चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। चलिए, चुनौतियां बहुत बड़ी है, पर सवाल वहीं पे सिमट जाता है कि क्या बिहार में नए लोग, सक्षम लोग राजनीति में इंटर नहीं कर पाएंगे? क्या प्रशांत किशोर वैकल्पिक राजनीति देने की बात कर रहे हैं, किस हद तक कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि शाहबुद्दीन नहीं रहे तो उनके परिवार तक तेजस्वी यादव पहुंच रहे हैं। पशुपति पारस के जरिए A to Z की पार्टी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और एक बार फिर से खबर ये जोर पकड़ रहा है कि क्या तेजस्वी यादव बाहुबलियों के शरण में जाकर के ही सभी जातियों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं? ये एक गंभीर सवाल है। बिहार की बात में चूंकि समय की सीमा हम लोग लगभग पार कर चुके हैं, इसलिए संजय उपाध्याय जी, रामबंधु वत्स जी, मृत्युंजय शर्मा जी और डॉक्टर संजय कुमार, आप तमाम मेहमानों का बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।